नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। बिहार इलेक्शन का जो फर्स्ट फेज़ है, उसका वोटिंग तो हो गया। उसके बाद जो भी डिस्कशन हो रहे हैं सोशल मीडिया पे हो या फिर न्यूज़ चैनल पे हो, उन सभी का ऐसा मानना है कि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज़ में बिहार में, उसको देखते हुए दोनों तरह से बातें हो रही है। एक तो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी हो सकता है और दूसरा ये है कि लोगों ने विश्वास रखकर फिर से शायद एनडीए सरकार को मतदान या मत दिया है। जो भी है उसका फाइनल रिजल्ट हमें 14 तारीख को तो पता चलेगा, लेकिन इसके पहले जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसी को लेके हम आज बात करेंगे और हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है और मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी नमस्कार। सर, जिस तरह की बातें हो रही है कि क्योंकि बम्पर वोटिंग हुआ है, काफ़ी सारी जगह पे तो नियर अबाउट 70% तक जाके पहुँचा है। तो दोनों खेमे में खुशियाँ है। एक तो विरोधी पक्ष ऐसा कहता है कि ये एनडीए की सरकार हुआ है, लोगों ने मत दिया है और दूसरी तरफ जो सरकार है वो बोल रही है कि हमारे फ़ेवर में मतदान हुआ है। तो सर, इसका अर्थ क्या समझा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जो भी मतदाता हैं, जो प्रथम चरण में जिन्होंने भी मतदान किया है, उसके लिए उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने अपने मतदान का प्रयोग किया और शासन के जो भी निर्वाचन से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, उनकी उन्होंने जो भी मेहनत उन्होंने की है, एक इस ज इस क्रियाकलापों में जो भी उनकी मेहनत लगी है, उन सभी के लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि ये शांतिपूर्वक जो प्रथम चरण है वो शांतिपूर्वक रहा और कहीं भी कोई हिंसा की या किसी तरह के मतदान से संबंधित कोई भी इस तरह की चीज़ें जो एक-दूसरे के लिए लंबे समय तक उसमें एक-दूसरे के लिए दुश्मनी का कारण बनती हैं, ऐसा नहीं बनी, ये बहुत अच्छा हुआ। और प्रथम इस चरण में लगभग 121 सीटों पर ये जो बिहार का मतदान हुआ और इसमें वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से और बढ़कर लगभग 64% और 65% के बीच में जो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसको इस परसेंटेज को और बढ़ना चाहिए। इसको 65% कोई इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है कि लोकतंत्र अगर में है तो कम से कम मतदान का प्रतिशत जो है वो 80% तो कम से कम रहना ही चाहिए। उससे नीचे का प्रतिशत का रहना फिर भी कहीं न कहीं वो है और उसमें खास करके जो शहरी वर्ग जो है, जिस तरह से मतदान करने नहीं जा रहा है या वो जिस तरह से अपने केवल कार्यों में जिस तरह से संलिप्त रह के और लोकतंत्र की जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके उससे जिस तरह से मुँह मोड़ते हैं क्योंकि पटना का मतदान का जो प्रतिशत है, वो बड़ा कम रहा है। हुँ। तो तो जो शहर के मतदाता हैं, तो उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझते हुए और अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए और अगले चरणों में ऐसा हो, इसकी भी हम विनम्र अपील बिहार के अगले चरण के मतदाताओं से करते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। यस। दोनों जो पक्ष और विपक्ष के जो दोनों जो लोग हैं, वो इसे अपने-अपने फ़ेवर में मान रहे हैं कि हमारे मुख्य विपक्षी पार्टी के तेजस्वी जी इस बात को कह रहे हैं कि युवाओं ने अधिक से अधिक मतदान किया है, उनके फ़ेवर में मतदान किया है और चूँकि विपक्ष के रूप में मुख्यतः एक ऐसे प्रचारक हैं जो वहाँ पर थोड़ा ज़मीनी स्थिति में पकड़ रखते हैं तो और उन्होंने कई रैलियाँ की हैं, उसमें अलग-अलग रैलियों में जाके वो बार-बार कहते भी हैं कि केवल 5 मिनट का समय है, आप 5 मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर मुझे आगे की रैली में जाना है। तो और बाकी के जो एनडीए के पक्ष में तो चाहे हमारे ब्रांड मोदी हों, चाहे ब्रांड योगी हों, अमित शाह जी हों और चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी हों, हमारे एनडीए में तो कई ऐसे मजबूत लोग हैं जो कि उनका एक अपना खुद का भी वजूद है, जनाधार है, क्रेडिबिलिटी है, तो कई सारे लोग हैं तो उनकी रैलियाँ जो है नीचे से लेके ऊपर तक संगठन के माननीय नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी कई इस तरह की रैलियाँ की हैं। तो एनडीए के लोग भी स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है तो
हम ज़रूर निश्चित रूप से 121 में से 90 सीट लेके आएँगे और विपक्ष तो कह रहा है कि ये सब कुछ हमारे फ़ेवर में है। अब रिज़ल्ट आने पे ये पता चलेगा कि यस। किसके फ़ेवर में क्या हुआ है, लेकिन कुल मिला के ये है कि मतदान प्रतिशत और बढ़े, अच्छा हो, यही बिहार के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। ये सर, आप तो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन सर नीतीश सरकार को लगभग अभी 20 साल हो गए। इसके बावजूद भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, वो कहते हैं कि जो ग्राउंड रिपोर्ट रिवील कर रहा है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती। हुँ। देखिए वो अलग-अलग आर्टिकल जो हैं न्यूज़पेपर में आते हैं और कहीं न कहीं वो सच्चाई को तो प्रदर्शित करते हैं। तो अ, चूँकि पिछली सरकार में ने इतना उस भयावह रूप दिखाया कि नीतीश जी की सरकार में अगर कहीं भी कोई छुटपुट घटनाएँ हैं भी तो वो उतनी उस रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं कि कोई इसको एंटी इनकम्बेंसी माना जाए। सच्चाई तो ये है। और और उसके बाद जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी वहाँ पे जाके अपनी जिस रूप में वहाँ पे कह रहे हैं, तो बिहार की जनता अपने आप को उनसे भी जोड़ के देख रही है क्योंकि प्रधानमंत्री जी के और वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ के युवाओं में जो जिस तरह से वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जी से जिस तरह से योगी जी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से जो बिहार में जो वो है वो अ, बिल्कुल इस तरह से वो फ़ेवर में जाता हुआ दिख रहा है और पिछली बार हालाँकि जो सीटें कम हुई थीं तो उसमें ये कहा जा रहा था कि जो लोजपा है पासवान जी की पार्टी उन्होंने अलग अलग जो है अपना अलग रह के और उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उसके कारण से और अभी भी जो पिछली बार लगभग 50 सीटें ऐसी थीं जिनमें अगर हम मतदान का वो देखें आंकड़ा तो लगभग 5,000 वोटों से कम का आंकड़ा था। तो उन उन सीटों पे भी कोई भी उलटफेर राज्य में हो सकता है। तो अब बिहार की जनता ने किसके फ़ेवर में किया है, क्योंकि मतदान कम होता है लेकिन अगर जनता मन बना चुकी होती है, तो जैसे दिल्ली में चाहे केजरीवाल जी को उन्होंने पलट दिया, हुँ। तो और चाहे महाराष्ट्र में अधिक मतदान हुआ है, लेकिन फिर से भाजपा को सत्ता में ले आए, तो मतदान के प्रतिशत बढ़ने या कम होने से उसका कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। ये तो बिहार की जनता ने जो मन बना रखा होगा, वही होगा, अंत में तो वही है। यस। और जो तो वही है कि जो भी सरकार बने, मजबूती से सरकार बने, वहाँ पर यही यही बिहार के लिए अच्छा होगा। यस सर। सर एसआईआर होने के बाद शायद ये पहला ही इलेक्शन था, क्योंकि शुरुआत तो बिहार से हुई है एसआईआर की। हाँ, ये बिहार से शुरुआत हुई एसआईआर की और उसके बाद है और इसमें ऐसा भी है कि अभी छठ का पर्व भी वहाँ पर हुआ है तो जो बिहार के जो हैं निवासी इधर-उधर होते हैं तो वो भी इस समय वहाँ पर हैं तो उन्होंने इसका कारण ये भी हो सकता है कि मतदान का प्रतिशत इस वजह से भी बढ़ा है। और ये भी हो सकता है कि कहीं से उन्हें डर लगा हो कि कहीं फिर से जंगल राज जो है ना आ जाए क्योंकि गानों में जिस तरह से वहाँ पे चल रहे हैं कि हम कट्टा दिखा के रंगदारी वसूलेंगे आपसे तो तो लोगों में ये है कि कहीं सच में ही ये फिर से आ गए तो कहीं ऐसा ना हो तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने इन सारी चीज़ों का अपनी रैलियों में कोट कर दिया है कि एक गाने में ये कहा जा रहा है, दूसरे गाने में इस तरह से कहा जा रहा है। आपके घरों में घुस के आपके घरों पे काबिज़ हो जाएँगे या इस तरह से या 6-6 गोलियाँ आपके सीने में मारेंगे। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रैलियों में कोट कर रहे हैं वहाँ के गानों पे। यस। और और इसके कारण जो है जो एक सकारात्मक जो स्थिति है क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि कोई जो है जनता को गुमराह ये जिस तरह से कर रहे हैं कि हम सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे, तो ये सारी चीज़ें ये पॉसिबल नहीं है। यस। तो युवाओं के लिए रोज़गार की बात की जा सकती है, लेकिन ये जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, ये सारी चीज़ें गुमराह करना है। और उसी चीज़ में हमारे विपक्ष के मुख्य जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनकी भी बातें मीडिया में आ रही हैं, तो वो भी
एक अलग ही दिशा में उस चुनाव को लेके जा रहे हैं, जो कि वोट चोरी के उनका मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है। तो वो उस बात पे लगे हुए हैं कि किस तरह से ये है। तो अब आगे देखते हैं कैसे-कैसे इन इन चीज़ों का क्या बिहार के किस तरह से आगे असर आएगा, ये तो आगे और पता चलेगा। यस सर। आपने जैसे अभी बस नाम निकाला है विपक्ष नेता का राहुल गांधी जी का, तो देखा जाए तो दोनों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर ऐसा लगता है ना उनकी रैलियों में या भाषणों को देखते हुए कि दोनों कुछ अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री कुछ बनी नहीं दोनों की शायद इस बार। देखिए 2 नहीं तीनों हैं उसमें हाँ, उसमें हाँ। अखिलेश यादव जी भी हैं दिनेश यादव भी है, और यस। हाँ, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो जिस तरह से वहाँ प्रचार कर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश का ही चुनाव का वहाँ पे प्रचार हो रहा हो। तो वो भी मजबूती से अपना प्रचार कर रहे हैं और इसका असर अगले 2027 में ही जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं उसको उनकी क्रेडिबिलिटी जो वहाँ बिहार में आएगी उसका उसका फिर फर्क यहाँ भी पता चलेगा कि क्या कि उन्होंने किस तरह से किया है। तो यस। जो तीनों जो लोग हैं राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव तो वो अपने-अपने प्रचार कर रहे हैं लेकिन सामंजस्य की बात ये है कि वहाँ बिहार की जनता तो मुख्य रूप से तेजस्वी यादव को ही अपना उम्मीदवार मानती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के तो वही उम्मीदवार हैं। चाहे लालू यादव जी के हाथों में कमान है, सारी चीज़ें उन्हीं के पास हैं, लेकिन मुख्य उम्मीदवार तो तेजस्वी जी हैं अब और अब वो कितना वहाँ के युवाओं को या जनता को अपने फ़ेवर में कर पाते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन उनका जो समीकरण है जिन जातियों का या उनके जो भी कैडर का जो वोट बैंक है, उनके बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में या अन्य उनमें इस तरह से तालमेल नहीं बन पाया जो होना चाहिए था। और राहुल गांधी जी तो जिस जिस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह से वोट चोरी हुई है, इस बात को उन्होंने कहा है और हरियाणा के ही जो मीडिया में आ रहे थे कि जिन पिंकी जी के बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो पिंकी जी खुद कह रही हैं, मैं तो वोट डाल के आई हूँ, मेरा कोई वोट चोरी नहीं हुआ। और एक जो मॉडल है जो ब्राज़ील की वो भी कह रही है कि मुझे तो मेरे घर तक आ रहे हैं लोग बाग इंटरव्यू लेने और मेरा मेरा चेहरा ये कैसे भारत में यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मुझे क्या पता है। तो यस, यस। ये तो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो एक तरह से राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम मान के चल रहे थे, लेकिन वो छोटा-सा पटाखा भी नहीं निकला। तो वो मुद्दा एकदम उनका ज़ीरो हो गया। हालाँकि देखने की बात ये आई है इन रैलियों में कि जो प्रियंका गांधी जी जिन्हें थोड़ा-सा गंभीरता से लोग लेते थे और वो जिस तरह से चुनाव आयोग पर टिप्पणियाँ कर रही हैं और ख़ास करके चुनाव आयोग के दोनों जो हमारे आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और संधू जी और विवेक जोशी जी जिनका व्यक्तिगत रूप से वो टिप्पणियाँ कर रही हैं, उनके खिलाफ नाम ले लेके कर रही हैं। वो एक तरह से जो ये उकसावे वाली जो चीज़ें हैं वो क्योंकि मीडिया की रिपोर्टों में ये सब जिस तरह से देखा जा रहा है, आ रही हैं चीज़ें और वो रैलियों की जो क्लिपें दिखाई जा रही हैं। उन सभी में और उसमें वो आगे भी कह रही हैं कि मैं आगे भी कहूँगी कि चुनाव आयोग के इन इन 3 लोगों ने आपका जो वोट है वो चोरी कर लिया। तो ये इसमें चुनाव आयोग आगे किस तरह से सख्ती से कदम उठाता है वो तो चुनाव आयोग के अधिकारी तय करेंगे। लेकिन बिहार की जनता में कहीं इस तरह से आक्रोश जगा के और अपने फ़ेवर में वोट लेना ये एक तरह से गुमराह करना है और ये चीज़ें कहीं ठीक नहीं हैं क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें हमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, ना कि इस तरह से गुमराह करके राजनीति करनी चाहिए। यस। और तो सर ये तो क्या संवैधानिक जो जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे, लेकिन इसका कुछ असर होते हुए नहीं दिख रहा है। जो मूल मुद्दे होते हैं लोगों को तो सर रोजगार है या फिर विकास है, ये सारी चीजों पे ये कभी बात करते हुए नहीं दिखे हैं। नो डाउट सर। सर और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी आर्टिकल्स या न्यूज़ पढ़ी मैंने, देखी, इसमें ये बताया जा रहा है कि बिहार में
जो मतदान का प्रमाण महिलाओं का है, वो ज़्यादा हो सकता है। देखिए, जो बिहार में कहीं न कहीं ये है कि अभी जो वहाँ की जो महिलाओं के जो सम्मान से जुड़ी जो योजना थी, उसमें उसमें भी काफ़ी जो जिनता है योजना है। हाँ, तो उसमें उसका भी फ़ायदा वहाँ पे महिलाओं को मिल रहा है। और उसके अलावा क्योंकि जब पिछली सरकार का दौर जो याद आता है और उसमें वो इस समय याद करते हैं कि महिलाएँ तो छोड़िए पुरुष पुरुष भी शाम को 5 बजे के बाद निकलने से डर डर डरते लगता था उन्हें। यस, तो तो महिलाओं के साथ तो अगर कहीं कोई दुर्घटना अगर किसी तरह की हो तो फिर मतलब बड़ी स्थिति गंभीर हो जाती थी। और यस, फिर और सरकारी तंत्र जो था वो एक तरह से बिल्कुल फेलियर की स्थिति में था। तो अब आज महिलाएँ जो हैं पहले की तरह केवल अशिक्षित नहीं हैं, वो अपने अधिकारों को समझती हैं और शिक्षा ने उनके जो है और आज के समय में सूचना का जो तंत्र है, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से क्योंकि पहले तो लाइट भी नहीं थी, तो गाँवों में समाचारों का भी प्रचलन नहीं था। अगर जब जब राजधानी जैसी जगह पे 6 घंटे लाइट रहती है तो और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी यही हाल है, तो बस गाँवों का तो ये है कि कभी लाइट आ गई तो आप अपना कुछ चार्ज-वार्ज मोबाइल कर लो या देख लो कि हाँ, कि लाइट है, अदरवाइज़ क्योंकि बिजली का कवर ही नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कवर ही बिल्कुल ना के बराबर था, केवल केवल 20% एरिया ही बताया जा रहा है कि उस समय था, जो आज बढ़ के 100% हुआ है। तो ये जगह-जगह जो इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ने से और सूचना के तंत्र के बढ़ने से आज आम व्यक्ति जो भी सूचना की किसी भी जो है वो फैक्ट चेक कर लेते हैं कि किसी भी समाचार के पीछे असली मुद्दा है क्या, उस बारे में वो डिटेल जान लेते हैं। तो यस, इसका ये प्रभाव नज़र आता है कि आज के समय में आप किसी व्यक्ति को मतलब गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये तो बात तो वो है। क्योंकि हाँ, क्योंकि कई चैनलों के माध्यम से कई समाचार चैनल भी आजकल यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो मोबाइल से ही आजकल हर कोई अपने जो है वो जो सही सूचना है वो ले सकता है। तो अब पहले पहले वाला समय नहीं रहा है कि आप जो है उसको एक तरह से इन जो सूचना के प्रभाव को उसको बंद करके रखते हैं। तो इसी का नतीजा जो है वो देखने को मिल रहा है। यस। सर, बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले जैसी सिचुएशन तो अभी है ही नहीं। जनता हो या फिर कोई भी हो, बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया जागरूकता जो आई है और अपने मतदान का जो अधिकार है, उसका सही उपयोग जनता करते हुए दिखती है। अदरवाइज़ ये पहले तो पॉसिबल ही नहीं था सर। पहले जैसा ये आसानी से लोगों को उल्लू बना देते थे या फिर बुद्धू बना देते थे, ये अभी नहीं हो सकता है। तो दैट इज़ अ गुड सिंबल फॉर भारत के लोकतंत्र के लिए। तो जो विपक्ष के नेता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, हमेशा बोलते रहते हैं, हम यहाँ से आज कहना चाहेंगे बिल्कुल खतरे में नहीं है क्योंकि जनता की हाथों में सारी बागडोर होती है और जनता जागरूक हो चुकी है। सर, हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ आज जुड़े और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा हुई। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सर वन्स अगेन। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जी, बिहार के मतदाता और अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए जाएँ और शासन-प्रशासन का सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक मतदान में हिस्सा लें, अपनी ज़िम्मेदारी और कर्तव्य को निभाएँ। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद और थैंक आपके यू। सभी दर्शकों के लिए भी नमस्कार। यस सर, थैंक यू सर वन्स अगेन।